हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है नेहा। आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं अपकमिंग हरियाणा के एग्जाम्स को पास करना, वो भी इंग्लिश में बहुत कम मेहनत लगाकर। क्योंकि हरियाणा में जीके पे ज़्यादा फोर्स बच्चा करना चाहता होता है, फोकस, लेकिन इंग्लिश पे बहुत कम समय देकर अगर आप आज की वीडियो को ध्यान से सुन लेते हो तो ये पूरी ग्रामर का निचोड़ है, स्पेशली हरियाणा वाले बच्चों के लिए। आज के आगे आने वाले अब इन 10 मिनट में मैं आपको ऐसे 15 रूल ग्रामर के सिखा दूंगी बेटा, जो रूल आपके हरियाणा में रिपीटेडली बार बार और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश से डरते हैं, घबराते हैं, बहुत ज्यादा रूल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इन 15 रूल को ध्यान से कर लेना। आपको बहुत बार क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करने में आसानी रहेगी और आपका पेपर में क्वेश्चन हिट होने लग जाएगा और इंग्लिश का डर आपका निकलने लग जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला रूल ले लेते हैं, क्योंकि 15 रूल इन 10 मिनट्स का हमारा टारगेट है। तो ये वो 15 रूल हैं बेटा इंग्लिश ग्रामर के जो HSSC एग्जाम में फोकस किए जाते हैं। और इस पे ध्यान देने के लिए सबसे पहला रूल आप ध्यान से देखो, हमारे सामने आ चुका है। रूल नंबर 1 कहता है जहां पे भी नीदर नोर कंजंक्शन हो, ईदर और कंजंक्शन हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन हो, या वेदर और कंजंक्शन हो, तो ये सारी कंजंक्शंस हमेशा क्या कह रहे हैं, इन सभी कंजंक्शन के साथ वर्ब हमेशा सेकंड जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसके हिसाब से आएगी। ये सब कंजंक्शन है, दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगी, लेकिन जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, हमेशा वर्ब उसके हिसाब से लगाइएगा। वर्ब यानी कि काम, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा। देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं आपको समझाने के लिए। वो कह रहे हैं ईदर ही और यू। आप ध्यान से देखो, ही पहला सब्जेक्ट है, यू दूसरा। पहले को हमने नहीं देखना, इसीलिए यू के हिसाब से क्या लगा हुआ है, आर। तो ये वाक्य हो गया बिल्कुल सही। लेकिन नीचे देखो, ही, ईदर ही और आए। अब की बार दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आए। हमने वर्ब किसके हिसाब से लेनी है, दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आए के हिसाब से इज नहीं, क्या आना चाहिए था, एम। इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर यहाँ पे एम लिखें तो हमारा वाक्य हो जाएगा सही। आप 2020 और 2021 और 19 में ग्राम सचिव और LDC के जो पेपर हुए हैं, मैं यूट्यूब पे सॉल्व करा रखे हैं, वहां जाके देख लेना। रात को 9:30 बजे लाइव क्लास आती है। तो उन पेपर्स में आप देखिएगा, आपको इधर और इधर नोट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के पेपर में आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त रूल, दिमाग में बिठा लो, एग्जाम में दिख सकता है। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2 कहता है जहां पे भी वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ आपको दिखाई देता है, इनमें से कोई भी फ्रेज आपको दिखाई देता है, तो इनके साथ आप जो सब्जेक्ट लिखोगे वो हमेशा प्लूरल आएगा और जो वर्ब लिखोगे वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ये आपके रूल की पहचान है। इनके साथ जब भी सब्जेक्ट लिखोगे तो प्लूरल आएगा और वर्ब लिखोगे तो सिंगुलर आएगी। सिर्फ इतना सही याद रखना है, सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। वर्ब पक्का आता है HSSC में, इसीलिए वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस कर रही हूँ। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऑफ दिख गया हमें रूल। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, यही तो रूल कह रहा था, वन ऑफ जहां भी दिखे सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या लिख रखा है, सही। लेकिन अगर हम कहें नीदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स हैव पेड, तो गलत हो गया ना, क्योंकि नीदर ऑफ क्या कहता है, मुझे सब्जेक्ट तो प्लूरल चाहिए लेकिन वर्ब कैसी चाहिए भाई, सिंगुलर चाहिए। तो हैव की जगह क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रूल जो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे पे चलते हैं, थर्ड रूल, हु और दैट, ये इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा। हु और दैट को ग्रामर कहती है रिलेटिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा वालों के लिए। हु और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये नियम कह क्या रहा है, ये नियम कह रहा है जहां पे भी कोई भी WH, यहां हु था मैंने इसलिए हु कह दिया, सारे WH और दैट रिलेटिव होते हैं बेटा। तो उनके जब भी जस्ट आफ्टर वर्ब लगानी होती है तो वो वर्ब उनके एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। आसान भाषा में सुनो, जितने भी WH या दैट हैं, अगर उनके जस्ट आफ्टर वर्ब प्लेस करनी है
तो वो वर्ब डिपेंड करती है कि बिल्कुल पहले कौन सा शब्द है। कैसे? मैंने कहा बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, इट इज आई हु, तो यहां पे एम आएगा बेटा, इट इज आई हु एम आएगा, क्योंकि WH के जस्ट आफ्टर जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है बिल्कुल उसके पहले सब्जेक्ट क्या है। बहुत सारे लोग इसको भी इट्स मी बोलते हैं, ये कभी इट्स मी नहीं होता, ये इट इज आई होता है। लेती है बेटा, मी तो आ ही नहीं सकता। मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट। ये भी एक बहुत जरूरी बात है हरियाणा के बच्चे के लिए, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और हु का सब्जेक्ट आई है, इज का सब्जेक्ट इट है। तो हु का सब्जेक्ट आई है तो वर्ब आई के हिसाब से आ गई एम। ये सिखा रहा है आपका रूल। अब आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स। अब ध्यान से देखो, दैट है, दैट से पहले नॉवेल्स है जो कि प्लूरल है, इसीलिए दैट के बाद हैव है जो कि प्लूरल है, यानी कि ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पढ़ देती हूँ बेटा। शी इज वन ऑफ द राइटर्स हु हैज लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस आपको दिख नहीं रहा होगा, दूसरा सेंटेंस है शी इज वन ऑफ द राइटर्स हु हैज। तो अब हमें पता है कि हु के बाद जो वर्ब आती है वो पहले वाले के हिसाब से आती है, तो राइटर्स के हिसाब से हैज नहीं, क्या होना चाहिए था बेटा? हैव होना चाहिए था। इसलिए दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड पे था वो गलत और पहला जो था सही। बहुत जरूरी है ये रूल, सिर्फ इतना सा कर लो बेटा। गारंटी कह रही हूं इन 15 में से आपको, क्योंकि 5, 7, 10 तो क्वेश्चन आने हैं, उनमें से भी 2-3 इसमें आ गए तो लाजवाब बात हो जाएगी ना, तो पक्का इन्हें ध्यान से कर लेना। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 4, टेंस पक्का आते हैं, ये टेंस से रिलेटेड है। सिंस और फॉर की बात कर रहा है। सिंस और फॉर जहां भी आता है ना बेटा, आपका टेंस होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमेशा आपका टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। परफेक्ट की स्पेलिंग गलत टाइप हो रखी है, ये लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जिन बच्चों को नहीं पता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, हैज हैव बीन आईएनजी, पास्ट परफेक्ट हैड बीन आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल हैव बीन आईएनजी। तो जहां भी सिंस और फॉर आएगा बेटा, इन तीनों में से कोई होना चाहिए टेंस। इसके अलावा कुछ भी है ना तो सब गलत है। जैसे कि आपका जो बोर्ड पे क्वेश्चन है दूसरा, उसमें लिखा हुआ है इट इज रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। क्या लिखा हुआ है? इट इज रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। तो सिंस देखते ही बच्चे को याद आए कि मैम ने कहा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, तो इज रेनिंग कैसे आ गया? क्योंकि कहीं पे भी नहीं कह रहे इज रेनिंग तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमें कहना चाहिए इट हैज बीन रेनिंग। हमें कहना चाहिए बेटा इट हैज बीन रेनिंग। अगर होता इट वॉज रेनिंग तो हम कहते इट हैड बीन रेनिंग। वो हमें प्रेजेंट लिख के देगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, वो हमें पास्ट लिख के देगा तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, और वो फ्यूचर लिख के देगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देंगे। तो ये रूल इतना ही कह रहा है कि जहां पर भी सिंस और फॉर देखो, टेंस पक्का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए और कोई नहीं। और जिसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पता सीधा याद कर लो, इन 3 में से कोई वर्ब होनी चाहिए। इन 3 के अलावा कुछ भी है तो गलत है, गलत है, गलत है। वहीं पे एरर है, एरर है, एरर है। सही भरना हो तो इन तीनों में से अगर वो इज लिखे प्रेजेंट चूज कर लेना, वॉज लिखे पास्ट चूज कर लेना, इट विल लिख दे तो उसको फ्यूचर बना दीजिएगा, और कोई हिंट ना मिले तो तीनों में से कोई भी चलेगा बेटा। पर सिंस और फॉर के साथ होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। रूल नंबर 5 आपके सामने बेटा। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि सिंस और फॉर कहाँ आते हैं। पहले वाला रूल पढ़ा देती हूँ ना, तो दो बच्चे के मन में आ रहा होता है मैम मुझे तो यही नहीं पता सिंस और फॉर का क्या मतलब है। सिंस होता है बेटा फिक्स समय को दिखाता है, निश्चित समय को, और फॉर दिखाता है अनिश्चित समय को। अब निश्चित और अनिश्चित भी जिसे नहीं पता, जिस भी टाइम के पीछे ओ क्लॉक हो, AM PM हो, डे मंथ हो, ईयर फेस्टिवल हो या पार्ट्स ऑफ द डे, इनके जो नाम होते हैं वो सारे के सारे बेटा सिंस होते हैं। इन सब के जो नाम होते हैं, जैसे 3 PM सिंस है, 2 o'clock सिंस है, किसी भी दिन का नाम संडे मंडे ट्यूसडे सिंस है, फेस्टिवल का नाम दिवाली होली सिंस है बेटा, पार्ट्स ऑफ द डे मॉर्निंग इवनिंग सिंस है बेटा। अब अगर वो पर्टिकुलर जाने की बजाय सीधा ये टर्म्स यूज करता है, 5 सेकेंड, 2 मिनट, 3 आवर्स, 3 डेज,
2 years, 7 weeks या centuries, तो उस केस में आप लगा दो 4। जैसे कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लता हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। पहली बात तो एरर ये हो गया, लता के साथ हैज होना चाहिए, है बेटा, इसको ठीक कह रहे हैं लेकिन यहाँ मिस्टेक है, लता के साथ हैज होना चाहिए। हाँ, जो रूल पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, क्योंकि सिंस लगा रखा है और सिंस मॉर्निंग के लिए आता है। ये रहा पार्ट्स ऑफ अ डे के लिए क्या आता है, सिंस आता है बेटा। तो लता हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। जबकि यहाँ 4 लगा के एग्जामिनर आपसे पूछता है तो बच्चे को पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ द डे के लिए तो सिंस आता है, 4 नहीं आता है। ठीक है बेटा, ये था रूल नंबर 5 आपके लिए। ये लो रूल नंबर 6, जो हरियाणा के एग्जाम्स में आपको पक्का पक्का दिख सकता है। ये कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे कि बिकॉज, सिंस और एज। कभी भी इनके बाद सो, डज और देयरफॉर नहीं आता। बिकॉज, एज और सिंस के बाद कभी भी सो, डज और देयरफॉर नहीं आता। बहुत सारी दुनिया कहती है बिकॉज ही वॉज इल देयरफॉर ही वेंट होम, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो घर चला गया। जबकि बिकॉज के बाद इसलिए की कोई जरूरत ही नहीं होती बेटा। तो हिंदी नहीं, ट्रिक सीखो ताकि पेपर फटाफट पास हो जाए। और इंग्लिश में तो इनके बाहर नहीं आएगा, इन्हें पी जाओ अच्छे से, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। बिकॉज ही वॉज इल, देखो यही लिखा हुआ है, ही वेंट होम, जबकि यहाँ सो लगा दिया तो गलत हो गया। आपको बिकॉज के बाद दोबारा से सो, एज और देयरफॉर कभी भी यूज नहीं करने होते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी क्लास लगाने के बाद अगर कोई डाउट्स रह जाए तो इसी YouTube चैनल पे, वेटिकन YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप डाउट डाल देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं तो वेटिकन ऐप पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी बेटा, यूं की यूं। वेटिकन ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पे आपको ये PDF मिल जाएगी और उस PDF में से आप गो थ्रू हो सकते हो अच्छे से। रूल नंबर 7 देखो, जहां पे भी लाइक, डिसलाइक, बिसाइड्स, एडिशन टू, रेदर देन, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद और एंड नॉट, ये पिछले 3 या 4 सालों से हरियाणा के हर एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन। CGL के भी हर एग्जाम में आ रहा है, लेकिन वीडियो हरियाणा वालों से रिलेटेड है इसलिए हरियाणा का पहले बता रही हूँ। ये रूल से क्वेश्चन पक्का आ रहा है, तो ध्यान से देखो। जहां भी इनमें से कोई कंजंक्शन होगी बेटा, ये हमेशा अपने सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब लेते हैं। ये हमेशा अपने सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब लेते हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार देखो, आप लोग देख पाए तो, द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। विद कह रहा है कि क्रू की बात नहीं कर रहे, विद कह रहा है शिप की बात कर रहा हूं, और शिप सिंगुलर है तो वॉज लगा रखा है, इसीलिए ये सही हो गया। या फिर मैं एक आसान क्वेश्चन आपके लिए बना देती हूं बेटा रूल समझाने के लिए। मैंने बोला ही एंड नॉट यू आर डांसिंग, जल्दी बताओ गलत या ठीक। देखो सोचो, दिमाग लगाओ, पक्का गलत है भाई। अभी तो कह रहे थे जहां भी एंड नोट दिखे सेकंड सब्जेक्ट की वर्ब मत लगाना। कौन से सब्जेक्ट की लगाना, फर्स्ट सब्जेक्ट की वर्ब लगाना। ही के लिए तो कभी आर नहीं आता, ही के लिए क्या आता है, इज आता है भाई। तो सही वाक्य होना चाहिए था ही एंड नॉट यू इज डांसिंग। जो बहुत सारे बच्चों ने रटा होता है यू के साथ, तो कभी इज नहीं आता। यू के साथ इज आ सकता है, यू के लिए नहीं आता। ये इज ही के लिए आया हुआ है, यू के लिए नहीं। ठीक है, तो इस रूल को भी बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा बेटा, पहले सब्जेक्ट की वर्ब आएगी हमेशा। ये लो नेक्स्ट रूल आपके सामने। नेक्स्ट रूल कहता है कि जहां पे भी आपको दिखे वुड रेदर, एक फ्रेज है, हैड बेटर एक फ्रेज है, हैड सूनर, वुड रेदर, हैड बेटर, वुड सूनर या हैड बेटर। देखो मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस में लिख के दे देती हूं। हैड के साथ लगा देते हैं बेटर, हैड के साथ रेदर और हैड के साथ सूनर। अब इसी में हैड की जगह वुड को रख दो, थोड़ा आपको याद करना आसान हो जाए इसीलिए मैंने लिख दिया हैड बेटर रेदर सूनर या वुड बेटर वुड रेदर वुड सूनर। यहाँ पे फ्रेजेस को कैसे लिख रखा है कि हेड और वुड के साथ अपने आप जोड़ लो बेटर रेदर और सूनर, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया हैड बेटर हैड रेदर हैड सूनर। ऐसे ही वुड बेटर वुड रेदर वुड सूनर। जहां पे भी ये 6 फ्रेज आते हैं बेटा, ये अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल यू हैड बेटर आस्क सही है, पर टू आस्क लिख दिया तो गलत है क्योंकि वो बेयर इन्फिनेटिव की बात कर रहा है। अकेली फर्स्ट फॉर्म की टू लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यू हैड बेटर टू आस्क गलत है एंड यू हैड बेटर आस्क बिल्कुल सही है।
तो इनमें से कोई भी फ्रेज कहीं भी दिखे बेटा बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म लगानी है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखो, बड़ा ही जबरदस्त सॉलिड मजेदार रूल है, बहुत सारे बच्चों ने रटा हुआ होता है कि सुपरलेटिव डिग्री पे ही आता है बस दा, और कहीं नहीं आता, और एग्जामिनर इनसे छेड़छाड़ करता है रूल से। मैंने लिखा हुआ है दा कंपैरेटिव डिग्री पे भी आ सकता है, लेकिन एक शर्त है, फ्रेज होना चाहिए ऑफ द टू, और देन आपके सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। फ्रेज होना चाहिए ऑफ द टू और देन आपके सेंटेंस में बेटा नहीं होना चाहिए। उस केस में कंपैरेटिव डिग्री पे भी दा आता है, जरूरी नहीं किसी पर सिर्फ सुपरलेटिव पे ही आए। बहुत बार बच्चा दा देखते ही सीधा बेस्ट लगाता है और बहुत बार बेटर आना होता है। दा देखते ही बोलेगा वाइजेस्ट आएगा पक्का, जबकि वाइजर आ जाता है बहुत बार। तो वो क्या कारण है बेटा, ऑफ द टू, बात दो की हो रही है तो डिग्री कंपैरेटिव, और देन नहीं है तो डिग्री पे दा लग जाता है। देखो ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज द बेटर, सही है। अब बच्चे एरर क्या बनाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ग्रामर आता है, दा को देख के बोलेंगे बेस्ट होना चाहिए, दा के साथ तो सुपरलेटिव आता है, पर भूल रहे हैं बात तो दो की हो रही है भाई, और देन नहीं है, तो नीचे वाला गलत ऊपर वाला सही। इसको भी याद रखने की कोशिश करना बेटा। आओ अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 10, ध्यान से देखो, मोर देन वन से रिलेटेड ये रूल है। ये रहा आपका ओरिजिनल फ्रेज, क्या है, मोर देन वन। अब इसी को बहुत बार लिख देते हैं मोर देन 2, 3, 4, 5 या कोई भी नंबर, या फिर मोर के बाद प्लूरल नाउन जोड़ के देन वन लिख देते हैं। यानी इस रूल के 2-3 मॉडिफिकेशंस हैं। आओ इसको थोड़ा सा मैं आसान करके बोर्ड पे समझाती हूं, देखो। एक सेकंड बेटा, देखो इजी करके यही समझाती हूँ, अगली स्लाइड ओपन करने में हमारा टाइम निकल जाएगा। तो रेड मार्कर की जगह व्हाइट यूज करती हूँ, इस ब्लू पे आप लोगों को इजीली दिखेगा। ये रूल कह रहा है कि जहां पर भी मोर देन वन दिखे, ये फ्रेज है बेटा, सीधा सीधा याद करना है आपको, या इस वन की जगह लिख देंगे 2, 3, 4, 5। एक केस हो गया मोर देन वन और दूसरा केस हो गया मोर देन 2, 3, 4, 5। तो इंग्लिश कह रही है मोर देन वन के केस में सब कुछ सिंगुलर, और मोर देन 2, 3, 4, 5 के केस में सब कुछ प्लूरल। सब कुछ का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर अगर मोर देन वन है। अगर मोर देन 2, 3, 4, 5 है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी बेटा। जैसे कि एग्जांपल देखो, मोर देन 2 बुक्स है, बिल्कुल सही है क्योंकि उसने मोर देन 2 यूज करा है। अब अगर इसी 2 की जगह पर 1 हो जाए, इस 2 की जगह पे अगर वो कह देता मोर देन 1, तो हम बुक लिखते और हम हैज लिखते। ध्यान से समझ लो बेटा इस चीज को, बहुत कंफ्यूजिंग रूल है, बहुत बच्चे नंबर कटवा लेते हैं। मोर देन 2 है तो सब कुछ प्लूरल, और 1 है तो अंडरस्टूड है ना भाई, 1 यानी 1, तो सब कुछ सिंगुलर चलेगा। तो यहाँ पे 2 था इसीलिए बुक्स हैव, अगर 1 कर दूं 2 की जगह तो मोर देन 1 बुक हैज बीन बॉट, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। या फिर इसी रूल का ना एक मॉडिफिकेशन और होता है, मोर लिखेगा लेकिन यहाँ पे ना प्लूरल नाउन दे देगा और फिर लिखेगा देन 1 या 2, 3, 4, 5। अब जब उसने नाउन ने प्लूरल दे दिया तो क्लियर हो जाता है वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जब उसने नाउन ही सब्जेक्ट ही प्लूरल दे दिया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसे बेटा, देखो मैंने कहा मोर बॉयज देन 1, तो बॉयज को देखेंगे ना, आर डांसिंग आएगा। मोर बॉयज देन 1 क्या आ गया बेटा, आर डांसिंग आ गया, क्योंकि अब मोर देन 1 अलग है और बीच में सब्जेक्ट आ गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में नहीं था, बाद में था। तो ध्यान से पहचानना मोर देन 1 वाला रूल है या मोर देन 2, 3, 4, 5 है, या फिर उसने मोर और देन 1 को अलग करके बीच में नाउन बिठा दिया है, वो नाउन प्लूरल आएगा, और जिस वजह से आगे सारा कुछ आपका वर्ब और सेंटेंस का पूरा सेंस कैसा हो जाएगा, प्लूरल। मैं फिर बता दूं, अगर किसी रूल में कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट में डाल देना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में कुछ अच्छा भी लिख देना कि यस मैम बहुत बेनिफिट हुआ, ग्रामर से डरता था, निचोड़ आपने दे दिया, अच्छा लग रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वेटिकन ऐप पर जा करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हो, जो आपके सामने यहाँ अवेलेबल है बेटा। ये लो रूल नंबर 11। इंग्लिश में ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं 8। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इन 8 का जो एरर बनता है, कौन से 8 को कह रहे हो, ऑल, एवरी, ईदर, बोथ, नन, ईच, एनी। एवरी को 2 बार रिपीट कर दिया है।
हालांकि एवरी प्रोनाउन बहुत कम बन पाता है, जनरली ये एडजेक्टिव ही बनता है, तो एवरी को बेशक आप याद भी मत रखना, बाकी 7 को आप याद कर लो, ये सब हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इनकी खास बात क्या है, ऑल हमेशा 2 से ज्यादा को दिखाएगा, ईदर 2 में से 1 की बात करता है, बोथ दोनों की बात करता है, नन बहुत सारों में से किसी की भी बात नहीं करता, ईच 2 की भी बात कर सकता है और 2 से ज्यादा की भी, नीदर 2 में से किसी की बात नहीं करता, और एनी बहुत सारों में से किसी एक की बात करता है। जिसको लग रहा हो मैं बहुत जल्दी बता गई, थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन लेना, आपके हाथ में है हमारा बटन, तो अपना रिवाइंड कर लेना और फिर से समझ लेना, बाकी ऊपर मैंने लिख भी रखा है। अब एग्जामिनर एरर बनाने के लिए ना इन्हीं फंडा का यूज करता है। देखो उसने कह दिया 3 गर्ल्स और यूज कर रहा है एनी, तो हमें पता है एनी तो 2 से ज्यादा को दिखा सकता है, यानी ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बोथ और यूज कर रहा है 3 गर्ल्स, जबकि हमें पता होना चाहिए बोथ सिर्फ कितने को दिखाता है, 2 को, और जब बोथ सिर्फ 2 को दिखाता है, बोथ सिर्फ 2 की ही बात कर सकता है, तो 3 कैसे आया। अब 3 लिखा है तो बोथ को हटाना पड़ेगा, बोथ की जगह आप यूज कर सकते हो ईदर ऑफ या नीदर ऑफ, क्योंकि ये दोनों ही 2 को दिखा सकते हैं। नीदर ऑफ द 3 का मतलब 3 में से कोई भी नहीं, ईदर ऑफ द सॉरी नीदर ऑफ द 2, नीदर ऑफ द 2 होना चाहिए, पर नहीं बच्चों। चलो थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जब उसने 3 लिख दिया ना, तो हम यहाँ पे शब्द ही ऐसा ले लेते हैं जो 3 को दिखाए। मैं अभी तक बात करने लग रही हूँ इधर नीदर की, जो 2 को ही दिखाता है, तो आप यहाँ पे ऐसा शब्द ले लो जो 3 को दिखाए, और वो ऊपर ही तो लिख रखा था एनी। हमें बहुत ज्यादा उलझाने की जरूरत ही क्या है, एनी लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि 3 गर्ल्स के लिए पक्का लग सकता है एनी। तो हमारा वाक्य होना चाहिए था एनी ऑफ द 3 गर्ल्स, जबकि बोथ 2 को दिखाता है और एनी 2 से ज्यादा को। तो इस रूल में बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कौन सा शब्द कितनों के लिए, उस हिसाब से एग्जामिनर आपको उल्टे पुल्टे यूज करके देगा और आपने सही यूज करने हैं। मैं फिर याद दिला दूं, ये हरियाणा के एग्जाम में आने वाले वो रूल हैं जिनको करने के बाद आपको ग्रामर पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आ जाओ प्रोनाउन का एक और रूल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बेटा माई सेल्फ, योर सेल्फ, जिनके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लग जाए उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ वर्ब है जिनका एग्जामिनर आपके पेपर में यूज कर रहा है, अवेल, अडेप्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, आस्क, परमिट, इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, इक्वेट बहुत बार हरियाणा में आ चुका है, हार्ट, रिकंसील, अम्यूज, अवेंज, एडजस्ट, ओवर रीच एंड एक्सर्ट, या फिर एंजॉय बहुत बार आपके हरियाणा के एग्जाम में बेटा आ चुका है। तो जहां पे भी ये सारे शब्द दिखे आपको, ये सारी वर्ब दिखे, ये अपने बाद पक्का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं जब इंट्रांजिटिव हो। ये सारी वर्ब पक्का अपने बाद कौन सा प्रोनाउन लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो एक बार मेरे सेंटेंस को ध्यान से, वो कह रहा है ही एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट, गलत है, क्योंकि एंजॉय इस लिस्ट का शब्द है और इसे अपने बाद क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो एंजॉय को अपने बाद रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो ही के हिसाब से हिमसेल्फ होना चाहिए था। अब ये सही हो गया, ही के हिसाब से बेटा हिमसेल्फ होना चाहिए था, क्योंकि एंजॉय ऐसी वर्ब है जो जब इंट्रांजिटिव हो तो पक्का रिफ्लेक्शन लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान होती है इनके साथ प्रेपोजिशन आती है। इंट्रांजिटिव वर्ब जब होती है तो उसके बाद प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन देखते ही समझ जाना इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव अगर इनमें से कोई है तो पक्का आपको क्या ऐड करना है, रिफ्लेक्शन ऐड करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से हिमसेल्फ, दे के हिसाब से देमसेल्व्स। इस तरीके से बेटा ये चीज आपको एग्जाम में मिल सकती है। ये लो रूल नंबर 13, ये ज्यादा सा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऐसी वर्ब है जिन्हें रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, दोनों रूल कनेक्टेड थे इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है बेटा। बाकी ये पहले वाला रूल खूब इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला सिर्फ रीड कर लो कि कीप, ब्रेक, स्टे, ये वर्ब्स कहीं भी दिखें तो इनको रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है, तो हाइड के साथ हर सेल्फ कभी नहीं आएगा, ठीक है बेटा। शी हाइड इन द रूम, इस तरीके से हो जाएगा। तो जहां पर भी ये वर्ब्स आ जाएं कभी भी आपको इनके बाद रिफ्लेक्शन नहीं लगाना है। नेक्स्ट रूल इन द सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त सुपर रूल है, ध्यान से सुनना। ये कुछ वर्ब है, लाइक, डिसलाइक, माइंड, लव, हेट, स्टार्ट, स्टॉप, ये कभी भी जब वर्ब होती हैं, देखो ये जहां पर भी आप यूज करोगे, इनमें से कोई भी वर्ब यूज करोगे तो इनके बाद इन्हें पक्का
आईएनजी वाला वर्ड चाहिए। आईएनजी को इंग्लिश में जीरेंड कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में जहां पर भी इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो हमें जीरेंड यूज करना है। ही लाइक्स डांसिंग, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, वुड यू माइंड कमिंग इन, माइंड कमिंग इन। तो जहां भी ये शब्द आए बेटा इनके बाद पक्का आईएनजी वाली वर्ब आपको यूज करनी है। आईएनजी वाली ऐसी वर्ब जो नाउन बन जाए उसे जीरेंड कहते हैं। बाकी इतनी गहराई में मत जाओ, सीधा सा याद रखो जहां भी ये शब्द दिखेंगे पक्का इनके बाद क्या होना चाहिए, आईएनजी होना चाहिए। देखो शी डज नॉट लाइक स्विमिंग, ठीक है, लाइक है तो स्विमिंग सही हो गया। शी डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड, शी डजंट माइंड डिस्टर्बिंग, क्या आना चाहिए, माइंड के बाद आईएनजी आना चाहिए। तो शी डजंट माइंड डिस्टर्बिंग। आ जाओ आखिरी रूल आपका सबसे जरूरी, और यहीं पे कक्षा को फिर हम खत्म करेंगे। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा जीरेंड फॉर्म में होता है। किसी भी प्रेपोजिशन, एट, इन, ऑन, बाय, आफ्टर, बिफोर, ये सारे ऐसे प्रेपोजिशन है बेटा जो हमेशा पक्का पक्का अपने बाद आईएनजी वाली वर्ब लेते हैं। आफ्टर कमिंग, बिफोर गोइंग देयर, तो कोई भी प्रेपोजिशन है बेटा अगर उसके बाद वर्ब का फॉर्म यूज करते हो तो वो पक्का आईएनजी वाला होना चाहिए। इनके बाद आने वाली वर्ब सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म में हो सकती है। जैसे दे वांटेड मनी फॉर परचेजिंग, नीचे क्या है, परचेज, गलत। फॉर एक प्रेपोजिशन है जो अपने बाद जीरेंड लेगा। अगर वर्ब का फॉर्म लिखोगे तो आईएनजी वाला वर्ब आएगा, उसे जीरेंड कह देते हैं। जब वो नाउन बन जाए तो फॉर परचेजिंग होना चाहिए। तो जहां पे भी कोई भी प्रेपोजिशन दिखेगी बेटा पक्का पक्का आपने उसके बाद जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। पर अगर वर्ब आए तो ही आईएनजी लगाना। ऐसा ना हो कि ही वॉज लाफिंग एट मी, एक आधा बच्चा कहे एट के बाद मैडम ने बताया था जीरेंड आता है तो मी पे आईएनजी लगा दे। ही वॉज लाफिंग एट मींग ना, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फॉर्म लिखो तो वो हमेशा आईएनजी वाली होनी चाहिए बेटा, वही उसी को जीरेंड कहते हैं। ऐसी वर्ब जो नाउन बन जाए वो क्या है, जीरेंड। आई होप आपको सभी रूल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो और आगे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप जरूर इसको लाइक और शेयर कर देना। बहुत सारी सुपर सीरीज लाने वाली हूँ आपका पेपर पास कराने के लिए। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।